जय भीम दोस्तों। एक दलित महिला जिसके ऊपर ठाकुरों द्वारा किए गए अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं रही, ठाकुरों द्वारा सैकड़ों बार बलात्कार किया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने दलित समाज में जन्म लिया था। जब उन जालिमों का उसका बलात्कार करके जी नहीं भरा तो सारे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया। यह दलित महिला कोई और नहीं, चंबल की वीरांगना फूलन देवी थी, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे YouTube का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को भारत के उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पूर्वा गांव के मल्लाह जाति में हुआ था। यह भूमि यमुना और चंबल नदियों द्वारा पार की जाती है, जो घाटियों और खड्डहरों से भरी हुई थी, जो डाकुओं के लिए उपयुक्त इलाका माना जाता है। उनका परिवार गरीब था और मल्लाह जाति से था, जो कि दलित समुदाय से आता है। मल्लाह जाति जो कि शूद्र होते हैं, जो पारंपरिक रूप से मछुआरों के रूप में काम करते हैं। फूलन देवी और उनकी बहनें ईंधन के रूप में जलाने के लिए गोबर के उपले बनाती थीं। उनका परिवार छोले, सूरजमुखी और मोती बाजरा उगाता था। फूलन देवी की मां का नाम मूला और पिता का नाम देवी दीन था। उनकी 4 बहनें और एक भाई था। देवी दीन का एक भाई बिहारी लाल था, जिसका एक बेटा था जिसका नाम मैयादीन था। बिहारी लाल और मैयादीन ने फूलन देवी के पिता की जमीन के रिकॉर्ड बदलवाने के लिए गांव के ठाकुर को रिश्वत देकर फूलन देवी के पिता से जमीन हड़प ली थी। उसके परिवार को गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। चाचा और उनके बेटे ने परिवार को परेशान करना और उनकी फसलें चुराना जारी रखा। उनका उद्देश्य फूलन देवी और उनके परिवार को गांव से भगाना था। 10 वर्ष की आयु में फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। वह अपनी बड़ी बहन रुक्मिणी के साथ विवादित जमीन पर बैठ गईं और वहां उगे चने खाती और कहती, यह फसल उनके परिवार की है। मैयादीन फूलन देवी से मारपीट करता है और वहां से भगा देता, और जब वह नहीं गई तो फूलन देवी के चचेरे भाई ने फूलन देवी पर FIR कर दी। फूलन देवी की मां ने बताया कि वह अभी भी उस जमीन को वापस पाने के लिए लड़ रही हैं, जिसे मैयादीन ने परिवार से छीन लिया था। इन घटनाओं के बाद फूलन देवी के माता पिता ने उसकी शादी की व्यवस्था करने का फैसला किया। फूलन की शादी पुत्तीलाल नामक एक व्यक्ति से कर दी। शादी के बाद यह सहमति हुई थी कि फूलन देवी 3 साल बाद उनके साथ रहना शुरू करेंगी, लेकिन पुत्तीलाल 3 महीने के भीतर फूलन देवी को लेने आ गया और उन्हें ले गया। फूलन के पति फूलन से 3 गुना उम्र में बड़ा था। फूलन देवी के पति फूलन देवी का हर दिन शारीरिक शोषण करता। इसी कारण उनका शरीर यौन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और बीमार पड़ गई। जब उनके माता पिता आए और उसे ले गए तो वे उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, जिसने खसरे का निदान किया। उस समय एक पत्नी के लिए अपने पति को छोड़ना निंदनीय था। परिवार अनपढ़ था और माता पिता को चेतावनी दी गई थी कि इसमें एक टुकड़ा है जो मैयादीन को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार देता है, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फूलन देवी को तेओगा गांव में एक दूर के रिश्तेदार के यहां रहने के लिए भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात अपने हाल ही में विवाहित चचेरे भाई कैलाश से हुई, जो डकैतों के लिए काम करता था। वे करीब आ गए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप फूलन देवी को कैलाश की पत्नी ने अपने गांव वापस जाने का आदेश दिया। फिर से जब फूलन देवी अपने गांव गोरहा का पूर्वा में वापस आईं, तो गांव के ठाकुर का दूसरा बेटा उनसे मोहित हो गया, और जब उन्होंने उसके प्यार का जवाब नहीं दिया तो उसने उन पर फूलन देवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। फिर से फूलन देवी को गांव छोड़ने की जरूरत पड़ी और मैयादीन ने फूलन के परिवार पर दबाव डाला कि वे पुत्तीलाल से फूलन देवी को वापस लेने के लिए कहें। एक बार फिर से फूलन देवी के माता पिता ने फूलन देवी को ससुराल वापस भेज दिया। इस बीच पुत्तीलाल ने दूसरी पत्नी रख ली थी, जो अक्सर फूलन देवी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। कुछ महीनों बाद पुत्तीलाल ने फूलन देवी को यमुना नदी के किनारे छोड़ दिया और फूलन फिर से अपने गांव गोरहा के पूर्वा में वापस लौट आईं।
जनवरी 1969 में मैयादीन ने फूलन के परिवार की फसलों को नष्ट कर दिया और उनकी जमीन पर लगे नीम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। बाद में फूलन देवी पर FIR दर्ज कर गिरफ्तार करवा दिया। फूलन देवी पर आरोप लगा दिया कि फूलन देवी उसके घर से पैसे और जेवर चोरी की है। कहा जाता है पुलिस स्टेशन में 3 दिन तक फूलन देवी को बंद करके रखा गया। साथ ही पुलिस वालों ने भी फूलन के साथ बलात्कार किया और फूलन देवी पर पुलिस स्टेशन में बहुत मार भी पड़ी। जुलाई 1979 में बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन देवी को उनके परिवार के घर से अगवा कर लिया। गुज्जर ने उसे अपनी संपत्ति के रूप में लिया और बार बार फूलन के साथ बलात्कार किया। दूसरे नंबर का कमांडर विक्रम मल्लाह फूलन देवी के जाति का था। गुज्जर को मार डाला और गिरोह का नेता बन गया। उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और दोनों में प्यार हो गया। फूलन और विक्रम व उनके गिरोह के डाकू अमीर लोगों को लूटते और गरीबों में बांट देते और गरीबों में होने वाली शादियों का खर्चा भी उठाते। जैसे ही फूलन देवी के कारनामों की खबर फैली, वह निचली जातियों में लोकप्रिय हो गई, जिन्होंने उन्हें दस्यु सुंदरी कहा और उन्हें रॉबिन हुड के रूप में मनाया, जो गरीबों को देने के लिए अमीरों से लूट करती थी। गिरोह के एक पूर्व नेता श्री राम सिंह को 1980 में अपने भाई लल्ला राम सिंह के साथ जेल से रिहा किया गया था, जो कि क्षत्रिय था और इस प्रकार अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च जाति के थे। डाकुओं में शामिल होने के बाद एक सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। अब फूलन देवी श्री राम की कैद में हो गई थी। वह उसे बेहमई के सुदूर गांव में ले गया, जहां उसके साथ अन्य ठाकुरों ने बार बार बलात्कार किया। यह सब करके उन जालिमों का जब जी नहीं भरा, तब अंतिम अपमान में फूलन देवी को गांव वालों के सामने बिना कपड़ों के कुएं से उसके लिए पानी भरने के लिए मजबूर किया। 22 ठाकुरों के द्वारा बार बार बलात्कार करने के कारण फूलन देवी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह बीमार पड़ गई। इस कारण फूलन देवी पर पहरेदारी कम हो गई। इसका फायदा उठाकर फूलन देवी भागने में सफल रही और उसकी मुलाकात एक डाकू मानसिंह से हुई, जिसके साथ उसने एक नया गिरोह बनाया। वह 14 फरवरी 1981 को अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए गिरोह के साथ बेहमई लौट आई। लाउडस्पीकर से बात करते हुए उसने मांग की कि गांव वाले श्री राम सिंह और उसके भाई को सौंप दें। जब दोनों आदमी नहीं मिले तो यमुना नदी पर जिन्होंने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया था, उन 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा किया और पीछे से सभी को गोली मार दी। यह फूलन देवी थी जिसने 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। हत्याओं के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री VP सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। नरसंहार के बाद फूलन देवी फरार रही और 31 मार्च 1981 को पुलिस ने फूलन देवी पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए उनकी मां को कालपी जेल में 5 महीने तक रखा गया था। 1983 में फूलन देवी ने भिंड के एक पुलिस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में लंबी बातचीत के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल पट्टी बांधे हुए उसने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने लगभग 8000 लोगों की मौजूदगी में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के संबंध में शर्तें रखी थीं। हथकड़ी का उपयोग नहीं किया जाए, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कैद किया जाए, उसके गिरोह को एक साथ गिरफ्तार किया जाए, उसके परिवार को, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। फूलन देवी और मान सिंह सहित 7 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भिंड में फूलन देवी को आत्मसमर्पण को देखने के लिए एकत्र हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई। फूलन देवी पर 48 आपराधिक आरोप लगाए गए और गिरोह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैद कर लिया गया। फूलन देवी यह समझौता किया कि 8 साल से अधिक जेल में नहीं बिताएंगी। फूलन ने 10 साल से अधिक समय रिमांड पर बिताया। इस दौरान उसे तपेदिक हो गया और पेट में 2 ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान फूलन देवी के बिना अनुमति के गर्भाशय निकाल दिया गया ताकि कोई दूसरी फूलन देवी न आने पाए।
मान सिंह सहित अन्य लोग उत्तर प्रदेश में मुकदमे के लिए सहमत हो गए और सभी बरी हो गए, लेकिन फूलन देवी ने कोई सौदा न करने से इनकार कर दिया और आश्वस्त रही कि अगर वह वहां गई तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर फूलन देवी के आरोपों को खारिज कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और 1996 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संसद सदस्य के रूप में चुनी गईं। फूलन देवी ने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमित सफलता के साथ अभियान चलाया। मल्लाह जाति इस बात से खुश थे कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति पहली बार संसद में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था और वह आम तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय थीं। यह वीडियो हमारा कैसा था कमेंट में बताएं, जिससे हमें पता चले आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।